जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम देखेंगे हमारा जो हिस्ट्री कक्षा 12 जो इतिहास है उसका अध्याय 2 है, राजा किसान तथा नगर। उसको बेहतरीन तरीके से क्वेश्चनों के माध्यम से पूरा हम रिवीजन करने वाले हैं। पहले आपने देख लिया होगा कि हमने एक वीडियो पहले डाल दी है ईंटें मन के तथा अस्थियों की, वो अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए, वहां पर आपको पूरी जो वीडियो देखने को मिल जाएगी, ताकि उससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा और बेहतरीन तरीके से एग्जाम में आप लिख कर आओगे और आपका रिवीजन भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। इसी तरह से हम रिवीजन क्लासेज लेकर आते रहेंगे एमसीक्यू के माध्यम से, ताकि आप जो आपका माइंड है उस पर ज़्यादा लोड न पड़े। एमसीक्यू देखोगे और आपका रिविजन हो जाएगा। क्यों आपको क्या करना है कि आप हमारे साथ बने रहिए, लास्ट तक बने रहेंगे तो राजा किसान तथा जो नगर है, जो भी हम अध्याय लेंगे वो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बेहतरीन तरीके से देखना कि राजा किसान तथा नगर को हमने किस किस यानी कि कौन कौन से तरीके से पढ़ा है, तो वो अगर आपने पढ़ा होगा तो आज पता चल जाएगा कि आपने किस तरह से पढ़ा है, उसका रिवीजन आपको याद है या नहीं है। रिवीजन अगर आपको याद होगा तो रिवीजन करने में आसानी होगी और इन क्वेश्चनों का आंसर देने में बहुत ही ईजी होगी। तो क्या करना है आपको, अगर आपको इन सभी के आंसर आ रहे हैं तो आप सभी हमारे को कमेंट करके बताएंगे। एक एक क्वेश्चन के कमेंट आप हमारे को कमेंट करके जरूर बताना कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर क्यों होगा, ये भी आपको बताना है। तो चलिए हम भी हमारी क्लास का शुभारंभ करते हैं जोश और जुनून के साथ, ताकि हम भी आपका साथ, जो आपका लक्ष्य है इतिहास में 97 बनाने का, उसमें हम आपको भरपूर सहायता करेंगे। तो देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है, राजा किसान तथा नगर का जो हमारी रिवीजन क्लासेज है वो देखते रहना। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। देखिए बेहतरीन तरीके से देखना, ताकि जो क्वेश्चन हम यहाँ पर करवा रहे हैं तो आपको लगना चाहिए कि ये मैंने पढ़ा हुआ है, तभी आपको लगेगा कि हाँ मेरा रिवीजन सही चल रहा है। अगर आपने पार्ट को ढंग से नहीं पढ़ रखा है तो आपको ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आपको इनमें से क्वेश्चन आ रहे तो समझ लेना कि जो आपका लक्ष्य है उसके आप बहुत ही करीब जा रहे हो। तो देखिए किस तरह से हम इसको हल करेंगे। कि देखिए किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई, यानी कि कौन सा जो भारत का शासक है उसको नेपोलियन की संज्ञा दी गई। तो देखिए क्या वह चंद्रगुप्त हैं या फिर कनिष्क हैं या फिर समुद्रगुप्त हैं या फिर हर्षवर्धन है। तो आपको अगर आता है तो कमेंट कीजिए, इसका आंसर हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई। तो वो है समुद्रगुप्त। ध्यान रखना कौन सा शासक है, समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी गई। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना है। पहले क्या करो, जैसे क्वेश्चन है तो उसको अच्छे से पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपकी समझ में आ गया तो समझो कि 50% आंसर आपको आ गया। बहुत सारे क्या करते हैं, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं और फिर आंसर लगाने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको आंसर सटीक चाहिए तो क्वेश्चन भी आपको सटीक पढ़ना होगा। कई बार आपने देखा होगा यहाँ पर लिखा है संज्ञा नहीं दी गई है और आप पढ़ लेते हो दी गई है, तो उससे आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाता है और आपको लगता है कि ये तो मेरे बिल्कुल सही है, मैंने तो अच्छी तरह से पढ़ा है और इनको सही करके आया, मुझे तो याद है। क्योंकि याद होते हुए भी गलत हो जाता है। ये किसका कारण है, ये कारण है प्रश्न सही नहीं पढ़ने का कारण। तो प्रश्न को पहले समझिए कि प्रश्न क्या कहना चाहता है, फिर आप उसका आंसर दीजिए। अगर आपके कोई जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो उनको प्रश्न पढ़िए पहले, फिर चारों जो ऑप्शन है उस पर विचार विमर्श कीजिए कि ये हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता है। ऐसे आपको सोचना है। अगर आप ऐसे सोचने लग जाओगे तो समझ लो कि आपकी जो सफलता है उससे आप बहुत ही करीब आ जाए, यानी बहुत ही करीब जाने वाले हो। ध्यान रखना, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझो और ऑप्शन को अच्छे से पढ़ो, ताकि जो जैसे 4 ऑप्शन है तो ये यहाँ क्यों आया, ये ऑप्शन यहाँ क्यों दिया गया। तो जब आपको ये सब पता चल जाएगा तो समझ लेना आपका जो चैप्टर है, आपके जो इतिहास में जो पकड़ है वो बहुत ही मजबूत हो जाएगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो भारतीय नेपोलियन शासक है वो किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं। अब देखो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, यानी कि जो 16 जनपद, जो 16 महाजनपद थे उनमें जो सबसे शक्तिशाली क्या था वो देखते हैं। तो देखिए क्या वह मगध था या फिर अवंती था या फिर कौशल था या फिर गांधार था। तो 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। बेहतरीन तरीके से अच्छा आंसर आ रहा है, क्या है, 16 जनपदों में से मगध, यानी कि जो मगध महाजनपद था वो क्या था, सबसे शक्तिशाली था। अब आप हमें ये कमेंट करके बताएंगे जो मगध महाजनपद है उसकी राजधानी क्या थी, वो आप हमें कहाँ पर बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। तो क्या महाजनपद क्या होता है ये भी आपको समझना जरूरी है। तो महाजनपद मतलब जो जनपद, इसका मतलब क्या होता है, जनता का पग, पद का मतलब होता है जैसे पैर। जैसे कोई एक व्यक्ति, जैसे मान लो एक कोई एरिया है, यहाँ पर कोई व्यक्ति आकर रहने लग गया, फिर ऐसे करते करते बहुत सारे आदमी आकर रहने लग गए, यानी कि निवासी नागरिकता बढ़ने लग गई, यानी कि जनसंख्या बढ़ने लग गई। तो ये क्या हो गया,
पहले जनपद फिर महाजनपद, यानी विस्तार ज्यादा हो गया। तो इस तरह से ध्यान रखना है आपको कि 16 जनपद थे, 16 महाजनपद थे, सबसे शक्तिशाली सबसे बड़ा कौन सा था? मगध था, ध्यान रखना। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शिलालेख में सबसे यानी कि शिलालेख में अशोक के कलिंग की विजय का उल्लेख मिलता है? यानी कि ऐसा कौन सा उल्लेख है जिसमें अशोक जो महान सम्राट था उसकी जो विजय है कलिंग की, वहां पर, यानी कलिंग को अभी वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? ध्यान रखना, कलिंग कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा है उसका प्राचीन नाम क्या था? कलिंग था, ध्यान रखना, क्या था? कलिंग। तो कौन सा शिलालेख जिसमें अशोक महान सम्राट जो कलिंग का विजय का उल्लेख हमारे को मिलता है? तो कलिंग में क्या है, आपको एक कहानी भी ध्यान होनी चाहिए कि कलिंग वाली क्या थी कि अशोक था वो क्या है, कलिंग पर अटैक करता है, उसके बाद से अशोक का जीवन ही बदल जाता है। कैसे बदलता है? ध्यान से सुनना एक बार, 1 मिनट के लिए। जो अशोक होता है वो कलिंग पर क्या करता है? आक्रमण करता है, और आक्रमण करने के कारण आपको पता है कि कलिंग पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो जैसे मान लो कि वहां पर विजय प्राप्त हो गई, तो अशोक वहां पर जाकर देखता है कि कलिंग कैसा है। युद्ध स्थल पर जाता है तो देखता है कि बहुत सारे सैनिक मरे हुए हैं, इस तरह से बहुत सारे कटे हुए हैं, महिलाएं हैं जिसके साथ मतलब अत्याचार किया गया, उनके बेहतरीन यानी कि बहुत ही बुरा हाल कर रखा है कलिंग का। यानी कि जो युद्ध क्षेत्र था वहां पर देखकर अशोक की आंखें चकाचौंध रह गई कि ऐसा युद्ध, यानी कि मेरी विजय के कारण इतने नरसंहार हुआ, इतने लोग मारे गए, ये मैंने कैसा पाप कर दिया। तो तभी से क्या किया अशोक ने? वहीं से हथियार छोड़ दिया, फिर दम अपना लिया। दम आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से दम का प्रचार हुआ, और इन्होंने लोगों को उपदेश दिए कि ऐसा काम करो, व्यवहार रखो, सभी के साथ कोई भेदभाव नहीं। इस तरह से जो अच्छी अच्छी बातें थी उन्होंने जो अशोक था उन्होंने अपनाने लग गया, यानी कि दम को विस्तार करने लग गया, दम का विस्तार करने लग गया, युद्ध छोड़ दिया, हथियार त्याग दिए। इससे आपने देखा होगा कि बाद में जो उनका साम्राज्य था बहुत ही सिकुड़ता गया। तो ये थी इसमें। अब हम देखते हैं कि जो कलिंग की ये कहानी थी छोटी सी, उसको ध्यान रखना है। देखो किस शिलालेख में अशोक के कलिंग की विजय का उल्लेख मिलता है? तो क्या वह प्रथम था, या फिर सप्तम था, दसम था, या फिर 13वां था? यानी कि 13वां जो शिलालेख था उसमें अशोक के बारे में जानकारी मिलती है कि वह कलिंग पर विजय करता है। कौन सा अभिलेख, कौन सा शिलालेख? 13वां शिलालेख, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो कनिष्क की राज्यरोहण, यानी कि कनिष्क की राज्यरोहण तिथि क्या थी? राज्यरोहण का मतलब जो कनिष्क था उसने अपना शासन कब स्थापित किया वो ध्यान रखना। तो देखिए क्या 88 ईस्वी में किया, या फिर 78 ईस्वी में किया, या फिर 88 ईस्वी में किया, या फिर 98 ईस्वी में? तो कनिष्क जो शासक था उसने 78 ईस्वी में राज्यरोहण, जो उनकी राज्यरोहण की तिथि थी वो थी 78 ईस्वी। कौन सी थी? 78 ईस्वी, ध्यान रखना है आपको। अब देखो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दम महामात्रों को किसने नियुक्त किया? यानी जो दम महामात्रों मतलब होता है कि जो दम, जैसे एक दम का प्रचार, अब अभी हमने बताया दम के बारे में चर्चा की, तो दम महामात्रों का मतलब होता है कि जो दम को प्रचार करने वाले जो लोग होते हैं, प्रचार प्रसार फैलाने वाले जो लोग होते हैं, उनकी नियुक्ति किसने की? इसका मतलब यही है कि दम महामात्रों का मतलब जो उनका प्रचार कर रहे हैं, दम का प्रचार कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति किसने की? तो देखो क्या वह चंद्रगुप्त मौर्य ने की? बिल्कुल नहीं की। बिंदुसार ने की? बिल्कुल नहीं की। अशोक ने की? हाँ अशोक ने की। किसने की? अशोक ने। कनिष्क ने भी नहीं की। तो अशोक जो महान सम्राट था उसने दम महामात्रों की नियुक्ति की थी। क्यों की थी? ताकि दम का प्रचार हो, अधिक से अधिक फैले और दम बेहतरीन तरीके से काम करने लग जाए। और जो माइंड सेट था, जो जैसे दम, यानी दम का मतलब क्या होता है? जो माइंड सेट था, इसका मतलब ये है कि उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। एक प्रकार का संविधान मान लो आप, छोटा सा, यानी कि जिसे कहते हैं ना संविधान या विधि, जो भी है। आप पढ़ोगे बाद में एक शब्द आया होगा यास यासक, इस तरह से एक चैप्टर में आएगा यास यासक, इसका मतलब भी संविधान होता है, ध्यान रखना। इसी में आगे आएगा, देखना बेहतरीन तरीके से कि यास यासक कौन थे, ये भी हम चर्चा करेंगे। तो ये क्या है? एक प्रकार के नियम, यानी कि अच्छा व्यवहार किया जाए, किसी के साथ अत्याचार न हो, इस प्रकार से। तो इनका जो प्रसार, यानी कि प्रचार कौन करेगा, प्रचार कौन करेगा, दम को कौन फैलाएगा, तो उनके लिए दम महामात्रों की नियुक्ति की गई। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अशोक किस वंश का शासक था? जो महान अशोक जो थे वो कौन से वंश से ताल्लुक रखते थे, यानी कौन सा वंश था जिनसे वो आते थे? क्या वह नंद वंश था, या फिर मौर्य वंश था, या फिर चोल वंश था, या फिर गुप्त वंश था? तो ध्यान रखना वो कौन से वंश के थे?
मौर्य वंश के। कौन से वंश के? मौर्य वंश के। आपको ध्यान रखना है अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश के। अब देखो, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? यानी कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? जो भारत का इतिहास है, वो जो काल है, वो टाइम है, वो कौन सा है जिसको स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, क्या वह मौर्य काल था, या फिर वह गुप्त काल था, या फिर वह मुगल काल था, या फिर अंग्रेजों का काल था? तो ध्यान रखना है आपको, गुप्त काल था। कौन सा काल था? गुप्त काल, जो कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था, ये ध्यान रखना है। अब देखो, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जितने स्टार आप लगाना चाहो उतने स्टार लगा लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कई बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। देखिए, क्या वह कालिदास थे जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की? क्या वह वाणभट्ट थे, या फिर हरिसेन थे, या फिर पतंजलि थे? इसका अगर आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो क्या थी, जो प्रयाग प्रशस्ति थी उसकी रचना किसने की थी? ध्यान रखना है कि प्रयाग प्रशस्ति क्या है, इसमें किन किन बातों का विवरण है, और यह कहाँ मतलब इसकी रचना हुई थी वो ध्यान रखना, और किसने की थी। तो ध्यान रखना, हरिसेन जो रचनाकार थे उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। किसने की? हरिसेन ने। जो कि हरिसेन थे वो प्रयाग प्रशस्ति की रचना करते हैं। अब बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन याद नहीं होता, क्योंकि पढ़ते अच्छी तरीके से नहीं हो। जैसे प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन आ गया, तो हरिसेन के बारे में सोचो कि हम इसके बारे में कौन कौन, ये कहाँ का था, इसने कौन कौन सी रचनाएं की। जैसे प्रयाग प्रशस्ति, तो प्रयाग प्रशस्ति में किसका विवरण है, इसकी रचना कब हुई, क्यों हुई, वो अगर आपने इतना अगर सोच लिया तो समझो कि आप डीप, बहुत ही गहराई तक जा रहे हो। याद करने का मतलब यह नहीं है कि जैसे प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की, हरिसेन, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जो आप पढ़ते हो उसको पढ़ते ही रहना है। फिर आपको जब आप क्वेश्चन करोगे, हल करोगे, बाद में प्रैक्टिस किया करो, ताकि आपको पता चलेगी कौन कौन से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और नहीं आने का कारण क्या है, कि आपने उसको एक बार पढ़ा या फिर 2 बार पढ़ा। अगर आपने 2 या 3 से 4 बार पढ़ लिया तो समझो वो क्वेश्चन आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। मेन, अगर आपको पार्ट कंप्लीट है तो क्वेश्चन सारे कंप्लीट होगी, क्योंकि पार्ट से मिलकर तो क्वेश्चन निकाले जाते हैं। यानी कि जो हमने पार्ट पढ़ लिया उसी से क्वेश्चन आने हैं, इससे बाहर तो कोई आएगा नहीं। तो अगर आपको पार्ट क्लियर है तो समझो क्वेश्चन सारे आएंगे। तो इस तरह से पढ़ने का क्रम होना चाहिए आपका, कि किस तरह से पढ़ रहे हो, पार्ट को कैसे पढ़ रहे हो। एक तो क्वेश्चनों की रट्टा लगा रहे हो, और एक आप पार्ट समझने में अपना दिमाग, अपनी जो ऊर्जा खर्च कर रहे हो। तो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन सा होगा? अगर आपको पार्ट समझ में आ रहा है तो उसको समझिए, नहीं आ रहा तो वीडियो देखिए, और बेहतरीन तरीके से देखिए, 1 शॉट वीडियो देखिए, या फिर MCQ लगाइए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मान लो दम है, तो दम क्या है इसके बारे में रिसर्च करो आप, ChatGPT, इस तरह से अनेक, आजकल AI का ज़माना आ गया, तो इसमें सीखो, और किस तरह से नई नई चीज़ों को आप डेवलपमेंट कर सकते हो स्टडी में, वो देखो कि ChatGPT से कौन कौन सी नई चीज़ें निकाली जा सकती है, यूट्यूब से कौन सी निकाली जा सकती है, इनको रिसर्च करो, तभी आपको पता चलेगा। दम पढ़ रहे हो तो दम कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, पढ़ोगे आपको तो पता चलेगा कि दम पर तो 1-2 चैप्टर बन सकते हैं। इस तरह से पढ़ो ताकि आपको जो आपकी जो सोचने की शक्ति है वो विकसित होए। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन टकसाल, यानी कि जो मौर्यकालीन टकसाल का दान कौन सा, यानी कि यहाँ पर अध्यक्ष या फिर प्रमुख या फिर कोई, जैसे मान लो पद कौन था, इसका मतलब ये कि जो मौर्यकालीन टकसाल का दान कौन था। तो देखिए, क्या वह कोषाध्यक्ष था? इसका मतलब टकसाल का मतलब ये है कि जो प्रमुख पद होता है वो कौन सा था? प्रमुख पद, आपने देखा होगा प्रमुख पद जो होते हैं। देखिए, जो टकसाल है मौर्यकालीन, उनमें कौन से थे? तो क्या वह कोषाध्यक्ष थे, या फिर मुद्राध्यक्ष थे, या फिर पाण्याध्यक्ष थे, या फिर लक्षणाध्यक्ष थे? तो ध्यान रखना, लक्षणाध्यक्ष थे। कौन थे? लक्षणाध्यक्ष। मौर्यकालीन टकसाल के जो दान कौन थे? लक्षणाध्यक्ष। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी जो एक रचना है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? रचनाओं को आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है, ध्यान रखना। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो देखिए, क्या वह पतंजलि थे, या फिर वाघभट्ट थे, या फिर देखो विशाखादत्त थे, या फिर कलहण थे? तो ध्यान रखना, राजतंत्र यानी कि राजतरंगिणी जो रचना है उसके लेखक कलहण थे। कौन थे? कलहण। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, और बेहतरीन तरीके से आंसरों के, यानी जो क्वेश्चन है उनके आंसर देना है, और सटीक लिखना है। बहुत सारे क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं आ रहा फिर भी इतनी रामायण लिखते हैं कि क्वेश्चन से हट के लिखते हैं,
जिससे एग्जामिनर भी जैसे मान लो कि एग्जामिनर दे रखा है 50 वर्ड में लिखना है, एक क्वेश्चन को 50 वर्ड में लिखना है और आप 2-3 पेज भर के आ गए, तो इसका कोई मतलब नहीं है। बिना टाइम आप उसको बिना सोचे समझे उसके आंसर लिख रहे हो। अगर आपको यानी कि अगर आपने पाठ पढ़ रखा है और उस क्वेश्चन को आपने 2-3 बार भी अच्छे से पढ़ लिया ढंग से, तो समझो कि उसका 50% आंसर तो आपको आ गया। और फिर करना क्या है, आप उस पर गहन अध्ययन कीजिए, आपको यानी कि सोचिए, विचार विमर्श कीजिए कि इसका आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो आपको सटीक आंसर मिल जाएगा। अब देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन कौन कौन से और हो सकते हैं राजा किसान तथा नगर में, और हम नए नए क्वेश्चन और कौन कौन से निकाल सकते हैं उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। क्या होता है कि अर्थशास्त्र और इंडिका, यानी कि जो अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। दो ग्रंथ हमारे पास, यानी कि दो रचनाएं हमारे पास है, अर्थशास्त्र और इंडिका। इन दोनों रचनाओं से हमें कौन से वंश के बारे में पता चलता है, तो देखिए, क्या वह मौर्य वंश के बारे में बताते हैं, क्या वह कुषाण वंश के बारे में बताते हैं, या फिर सातवाहन वंश के बारे में बताते हैं, या फिर गुप्त वंश के बारे में बताते हैं। तो इसका सही आंसर बिल्कुल मौर्य वंश के बारे में बताते हैं। जो अर्थशास्त्र और इंडिका है, ये दोनों ग्रंथ, दोनों ही रचनाएं मौर्य वंश के बारे में जानकारी देती है, हमें ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। अब देखो, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई, जो अर्थशास्त्र है उसकी रचना कब हुई, इसके बारे में देखते हैं। क्या 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुई, या फिर 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुई, या फिर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई, या फिर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। तो ध्यान रखना, अर्थशास्त्र है इसकी रचना 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुई। बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना है। अब देखो, पतंजलि के महाभाष्य, यानी कि जो पतंजलि है उसके महाभाष्य से हमें जानकारी किसकी मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य का मतलब यह है कि जो पतंजलि का एक अंश है महाभाष्य, उसमें हमारे को किसकी जानकारी मिलती है, ये हमारे को बताना है। तो देखिए, क्या गुप्त काल की जानकारी मिलती है, या फिर मौर्य काल की जानकारी मिलती है, या फिर प्राक मौर्य काल की जानकारी मिलती है, या फिर मुगल काल की जानकारी मिलती है। तो पतंजलि के महाभाष्य में हमें ध्यान रखना प्राक मौर्य काल की जानकारी मिलती है। बेहतरीन तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अब देखो, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, ये तो सभी को पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो कौन है वो, चाणक्य के गुरु, यानी चाणक्य उनका ही नाम है। गुरु किसके थे, वे चंद्रगुप्त के। तो बताओ, चंद्रगुप्त उनके गुरु थे चाणक्य, उनका अलग नाम क्या था, वो देखिए। क्या वाल्मीकि अर्थशास्त्र की रचना की, या मनु ने की, या फिर कौटिल्य, हाँ यानी कि कौटिल्य ने की। चाणक्य, इसका एक नाम और है चाणक्य, ध्यान रखना, चाणक्य भी आ सकता है ऑप्शन में। आप कहोगे कि सर आपने तो कौटिल्य बताया, यहाँ पर तो चाणक्य सही मान रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र के कौटिल्य या चाणक्य दोनों ही एक ही नाम है, ध्यान रखना, एक ही व्यक्ति के हैं, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु है, ध्यान रखना। अब देखो, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिंबिसार का संबंध किस वंश से है। जो बिंबिसार शासक था उसका संबंध कौन से वंश से है, वो कौन से वंश से ताल्लुक रखते हैं, ये बताना है। क्या हेरियक वंश से थे, या फिर मौर्य वंश से थे, या फिर गुप्त वंश से थे, या फिर इनमें से कोई नहीं थे। तो ध्यान रखना कि ये हेरियक वंश से थे। कौन से वंश से, हेरियक वंश से। बिंबिसार कौन थे, बिंबिसार हेरियक वंश से संबंध रखते थे। अब देखते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। वज्जी एक महाजनपद है, इसको सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है, ये आपको बताना है। क्या गणसंघ कहा गया है, या फिर गणतंत्र कहा गया है, या फिर राजतंत्र कहा गया है, या फिर इन सभी, यानी ये तीनों कहे गए हैं। तो ध्यान रखना, जो वज्जी है इसको गणसंघ कहा गया। क्या कहा गया है, गणसंघ। गणसंघ बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना है। अब देखो, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मैंने बताया था अभी कि जनपद है वो क्या होता है। तो देखिए, जहां लोग मवेशी रखते हैं, मवेशी का मतलब है कि जो जैसे बकरियां हो गई, इस तरह से जो पशुपालन है वो करते हैं, वो रखते हैं, जहां पर लोग अपना घर बना लेते हैं। तो या फिर ए व बी दोनों हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, ए व बी दोनों है। वो मवेशी भी रखते हैं, अपना घर भी बनाते हैं, और वहां पर ही कृषि करते हैं। तो वो क्या होता है, जनपद होता है, ध्यान रखना। और यही अगर इसका विस्तार बहुत ही अधिक क्षेत्र में हो जाए तो वो महाजनपद होता है। अब देखो,
पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। जो पंच चिन्ह हैं, जो सिक्के हैं, वो किसके बने होते हैं? तो क्या वह सोने के होते हैं, या फिर चांदी के होते हैं, या फिर तांबा के होते हैं, या फिर बी व सी दोनों के होते हैं? तो ध्यान रखना, बी व सी यानी चांदी और तांबे दोनों के बने होते हैं। चांदी व तांबे के पंच चिन्ह के सिक्के बने होते हैं, ध्यान रखना है आपको। अब देखो, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ पर प्रचलित नहीं था? यानी कि अशोक कौन से धर्म को मानने वाला था? तो बौद्ध धर्म को। यानी कि बौद्ध धर्म को बहुत ही अधिक वो क्या देता था? वरीयता देता था, यानी कि अधिक मानता था। और वो जो बौद्ध धर्म का वो प्रसार करता था, वो बौद्ध धर्म कहाँ पर नहीं माना जाता था? तो देखिए, कहाँ पर प्रचलित नहीं था? क्या सोरिया में नहीं था, या फिर ब्रिटेन में नहीं था, या फिर श्रीलंका में नहीं था, या जापान में नहीं था? तो ध्यान रखना है, वो ब्रिटेन में नहीं था। कहाँ पर? ब्रिटेन में। यानी कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ का प्रचलित नहीं था? ब्रिटेन में। यानी ब्रिटेन में बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे, वहाँ पर प्रचलित नहीं था। अब देखो, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की गई? यानी कि पाटलिपुत्र जो नगर है उसकी स्थापना किसने की? तो क्या वह मुंडक द्वारा की गई, या फिर बिंबिसार द्वारा की गई, या फिर उदयन द्वारा की गई, या फिर अजात शत्रु द्वारा की गई? तो ध्यान रखना, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना बिंबिसार ने की थी। किसने की थी? बिंबिसार ने। तो ये थे हमारे कुछ राजा किसान तथा नगर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजा किसान तथा नगर आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन करवा दिया गया है, और इसी तरह से हम इतिहास के संपूर्ण जो चैप्टर हैं उनको खत्म करेंगे, और एक वीडियो में हम उनको खत्म करते जाएंगे। आप बस रिवीजन करते रहिए, इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखते रहिए। तो मिलते हैं इसी तरह से नए अध्याय में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।